morning, all of you. Today we are going to start a new chapter, aggregate demand, aggregate supply and related concepts. First topic of this chapter is meaning and components of aggregate demand. What do you mean by demand? Demand is already discussed in class 11. Demand is for individual person and for individual product. In aggregate demand, all the products are included. The definition of aggregate demand is sum total of demand for all goods and services in the economy during the period of an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में आपकी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सब की ओवरऑल डिमांड को जब ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेट डिमांड. डिमांड एक माइक्रो लेवल का कंसेप्ट होता है और एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एक मैक्रो लेवल का कंसेप्ट होता है. अब नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी जो इकोनॉमी होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 4 सेक्टर्स मालूम होने चाहिए. 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं? तो देखिए आप, फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं कंज्यूमर. प्रोड्यूसर सेक्टर आपको ध्यान है, इसमें कौन आएगा? प्रोड्यूसर आएगा. गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर में आपके आते हैं फॉरेन कंट्री से जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में आएंगे? एक्सटर्नल सेक्टर में. एक चीज़ और, हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको शॉर्ट में बोला जाता है सी. प्रोड्यूसर सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे बोला जाता है आई. गवर्नमेंट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है शॉर्ट में जी. और एक्सटर्नल सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट को बोलते हैं एक्स और इंपोर्ट को बोला जाता है एम. अब देखो, ओपन इकोनॉमी जो होती है वो इन चारों सेक्टर्स के लिए ओपन होती है. तो इन चारों सेक्टर्स के जो एक्सपेंडिचर है होते हैं आपके सी, जी, आई और एक्स माइनस एम. इसको जब ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड. ये ओपन इकोनॉमी की बात हुई. नेक्स्ट आता है आपके क्लोज्ड इकोनॉमी. तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आपको ध्यान रखना है, क्लोज्ड इकोनॉमी दो टाइप की होती है. एक तो होती है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर आते हैं. वो हो गया आपके कौन कौन से एक्सपेंडिचर? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को एक्सपेंडिचर की टोटल होती है. तो आपके एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस आई. 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड का, इन तीनों एक्सपेंडिचर को ऐड कर दोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस जी प्लस आई. सिंपल सा मीनिंग, ओपन इकोनॉमी में चारों सेक्टर्स होते हैं. क्लोज्ड इकोनॉमी 2 टाइप्स की होती है. एक होती है 2 सेक्टर जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं, और 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर तीनों होते हैं. ये हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. नेक्स्ट आपके आता है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कैसे आप डिराइव करेंगे, कि एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगी. तो देखो, एग्रीगेट डिमांड का भी मैंने आपको बताया फॉर्मूला. आपको इस चैप्टर में ये एज्यूम करके चलना है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है. आपका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी वाला? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. अब देखो, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी फॉर्मूला हो गया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई. कुछ कंजप्शन ऐसा होता है जो कांस्टेंट रहता है, उसे बोला जाता है सी बार, और कुछ कंजप्शन ऐसा होता है जो चेंज होता है इनकम के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं बी वाई. जब इन दोनों को टोटल कर देते हैं तो आपका ओवरऑल कंजप्शन आ जाता है. तो C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. C बार का मीनिंग होता है ऑटोनोमस कंजप्शन.
जब आपका इनकम लेवल 0 होता है तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हो, अपनी पास्ट सेविंग से करोगे, तो ऐसे कंजप्शन को बोला जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जो कंजप्शन चेंज होता रहता है वो होता है बी और वाई को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है। तो बी का मीनिंग है यहाँ पे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई का मीनिंग है इनकम। तो इनकम और MPC दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आएगा कंजप्शन कितना चेंज हुआ है, इनकम की वजह से कितना चेंज हुआ है कंजप्शन। और एक होता है कांस्टेंट, वो होता है C बार। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा ओवरऑल कंजप्शन। तो C इज इक्वल टू C बार को यहाँ एज्यूम कर लिया है 50, B को एज्यूम कर लिया है 0.5। एक चीज ध्यान रखना, MPC की वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही होती है, न तो आपके 0 से कम होगी न 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपने एक इक्वेशन बनाई, C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 Y। अब Y आपने एज्यूम करा ये 0, 50, 100, 150, 200, ये आपने Y एज्यूम करा। अब जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो C की वैल्यू आएगी। तो देखो 50 प्लस 0.5 Y, फर्स्ट में 0 है तो 50 प्लस 0.5 इंटू 0, तो ये ओवरऑल आपके आ जाएगा 50। ऐसे ही आप नेक्स्ट 50 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 75, 100 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 100, 150 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 125, 200 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 150। आई आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि आपका आई जो है ये एज्यूम करना है कि ये कांस्टेंट रहता है। ये आपकी जो इकोनॉमी है वो है शॉर्ट रन इकोनॉमी, और उसमें आपके कांस्टेंट रहता है आई। तो आई आपके कांस्टेंट रहेगा, इसमें एज्यूम कर लिया 100। AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C और I को आपने ऐड कर लिया तो आपके AD आ गया 150, 175, 200, 225 और 250। ये आपके एग्रीगेट डिमांड आ गई। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में आपकी एग्रीगेट डिमांड कैसे डिराइव होती है वो आपको इसमें मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट है आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन। ये वही चीज है कि इनकम के साथ कंजप्शन कैसे चेंज होता है। तो वही आपके इनकम 0, 50, 100, 150, 200 और 250। जब आप लीनियर की बात करते हैं तो आपको डिफरेंस सेम लेना है। C इज इक्वल टू हो गया C बार प्लस BY। तो फॉर्मूला है C बार प्लस BY, 50 प्लस 0.5Y। वही अभी आपने जो एज्यूम किया था इसमें आपने वैल्यू पुट करी, तो अभी आपने पीछे जो कैलकुलेट करी वो वैल्यूज आ जाएगी। वैल्यूज आ जाएगी C की 50, 75, 100, 125, 150 और 175। ये है लीनियर कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके लीनियर सेविंग फंक्शन। सेविंग आपको ध्यान है कि इनकम और कंजप्शन दो चीजें हैं। जब इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो इनकम माइनस कंजप्शन आती है सेविंग। तो फॉर्मूला हो गया S का Y माइनस C। सेम एग्जांपल वही 0, 50, 50, 75, 100, 100, 150, 125, 200, 150 और 250, 175। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेविंग आ जाएगी फर्स्ट लेवल पे -50, फिर -25, फिर 0, फिर 25, फिर 50 और फिर 75। ये आपके लीनियर सेविंग फंक्शन है। लीनियर का मीनिंग ध्यान रखना, डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट 2 चीजें हैं, एक होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग ये है कि कंजप्शन का इनकम के साथ जो आप एक शेड्यूल बनाते हो, जैसे ये शेड्यूल है, इनकम के साथ कंजप्शन कितना हो रहा है, इस शेड्यूल को क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वही आपके इनकम के साथ जब सेविंग का आप शेड्यूल बनाते हो, जैसे ये इनकम और सेविंग का आपके शेड्यूल गिवन है। देखो इनकम 0 है तो सेविंग -50, 50 से इनकम है तो -25, 100 है तो 0, ऐसे। इस शेड्यूल को क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट रेफर्स टू द शेड्यूल विच शोज द लेवल ऑफ कंजप्शन एट डिफरेंट levels of income, और प्रोपेंसिटी टू सेव, इट रेफर्स टू द शेड्यूल विच शोज द लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट levels of इनकम। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, कंजप्शन फंक्शन का जो
डायग्राम होता है उसका स्लोप होता है MPC, और सेविंग फंक्शन का जो डायग्राम होता है उसका जो स्लोप होगा वो होगा MPS। ओके, थैंक यू सो मच।